हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। आप लोग का ये जो कमेंट आता है, आप लोग का जो रिप्लाई वगैरह आता है ना, ये इतना मोटिवेशन से हमें भर देता है रोज के रोज कि कितना भी कोई भी थका हारा रहे, लेकिन यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर देना मतलब एक जैसे कि एक जिम्मेदारी सी बन गई है और एक बहुत अच्छा लगता है कि सारी थकान मिट जाती है। आपको ये देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, और आप लोग भी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब इसके पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे हम, और ना ही बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बताना चाहेंगे। बस इतना ही समझो कि लव यू ऑल। पहला क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़ा था, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ब्रिक्स की अध्यक्षता रसिया करना शुरू कर दिया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं BR कंबोज। और राज्य सरकार ने अभी हाल ही में, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था, एविएशन एनालिटिक्स फर्म है एक सीरियम, इसके द्वारा 2023 की ऑन टाइम परफॉर्मेंस समीक्षा रिपोर्ट आई है। और इसमें हैदराबाद का एयरपोर्ट, जिसे हम लोग राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, ये दूसरे स्थान पर इस बार रहा है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इस नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को विमोचित किया है आरिफ मोहम्मद खान जी ने, जो कि केरल के गवर्नर हैं। सरकार ने बताया कि G20 की वेबसाइट पर G20 का जब सम्मेलन हो रहा था, उस टाइम पर प्रति मिनट 16 लाख साइबर अटैक्स हो रहे थे। उस टाइम पर, जिस टाइम पर भारत मेजबानी कर रहा था, इस वेबसाइट को डाउन करने की बहुत कोशिश की जा रही थी। हालांकि भारत के जो कह सकते हैं एथिकल हैकर्स होते हैं, उन लोगों ने सभी के सभी जो अटैक्स हैं उनको बाईपास कर दिया। 17वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। और विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है रणधीर जायसवाल को। जनवरी 2024 में अडानी पोर्ट्स के नए MD बन गए हैं करण अडानी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर की, लेकिन इसकी PDF और क्विज आपको MZT ऐप पर मिलेगी। वैसे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पर भी दी जानी शुरू हुई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम पर जाकर के आपको सिंपली MZT एजुकेशन सर्च करना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहीं पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की? तो दोस्तों इसरो ने ये कारनामा कर दिखाया है। इसरो ने अभी हाल ही में जो एक्सपोसैट अपना लॉन्च किया था, उसके तहत अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की मदद से बिजली उत्पन्न कर दी है। ये आप सोच नहीं सकते हो कि आने वाले टाइम पर कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो भी अंतरिक्ष मिशन होते हैं उसमें अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज कर रहे थे। हाँ, रॉकेट से जो हम लोग भेजते हैं वो बात अलग है, उसमें जो हम लोग ठोस ईंधन और वो सब ईंधन यूज करते हैं वो बात अलग है। जब सैटेलाइट वहां पर जब पहुंचती है, तो वो सैटेलाइट जो चक्कर लगा रही होती है ना, कई कई आप सुनते हो कि 7 साल से सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, कुछ सुनते हो आप कि 10 साल से ऑर्बिट में है। तो वो अपनी एनर्जी कहाँ से पाता है? वो सोलर एनर्जी से अपनी एनर्जी पाता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का यूज करके अंतरिक्ष में पावर जनरेट की गई है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है। ये करके दिखाया है इसरो ने। इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड फ्यूल सेल टू जनरेट पावर इन स्पेस। तो ये आने वाले टाइम पर इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था, 1 जनवरी को इसरो ने नए साल का गिफ्ट देते हुए एक्सपोसैट लॉन्च किया हुआ था। ये जो एक्सपोसैट था, और इसको PSLV C58 मिशन के तहत लॉन्च किया गया था इस रॉकेट से। तो इसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को मिला करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की हुई है। इसे पोएम के नाम से जाना जा रहा है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। ठीक है, तो ये अभी ऑक्सीजन के उपयोग से और हाइड्रोजन के उपयोग से 180 वाट की बिजली उत्पन्न किया है। इसरो आया है तो इसरो के बारे में जान लो। चलो पहले तो कुछ मिशन हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एक तो एक्सपोसैट लॉन्च किया इन्होंने 1 जनवरी को, नववर्ष के दिन। फीस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है ट्रेनिंग देने के लिए, रॉकेट को बनाना, डिजाइन करना कैसे आसान हो सके इसके लिए। मिशन गगनयान के लिए टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया गया है, और ये एक एस्केप टेस्ट था कि अगर मान लो गगनयान लॉन्च किया जाता है तो उस दौरान अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो कैसे एस्केप करके जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो निकल सकें, तो उसका ये टेस्टिंग था।
सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया, पहला सोलर मिशन था भारत का, आदित्य L1 गया है लंगरेजियन पॉइंट पर, और इस पर मैंने वीडियो भी दी हुई है आपको। मिशन चंद्रयान 3, इस पर भी कई वीडियो दी गई आपको, ये भी लॉन्च किया। 23 अगस्त को सक्सेसफुली ये जाकर के पहुंचा, है ना। नेविगेशन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और नासा के साथ निसार उपग्रह ये लॉन्च किया जा रहा है। निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो नासा और इसरो मिल करके ये सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट के रूप में लॉन्च करेंगे। अब इसरो की बात स्टैटिक से। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त 1969 को इसको स्थापित किया गया था। बेंगलुरु में इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में एस सोमनाथ जी। एस सोमनाथ हैं इसके अध्यक्ष। अगला, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया कि हट्टी कम्युनिटी को अब एससी कैटेगरी के तहत काउंट किया जाएगा। एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स। देखो जनजाति, एक होता है एससी, आपने सुना होगा, एक है एसटी, आप सब जानते हो अच्छे से, एक होता है ओबीसी, है ना, और एक और नया टर्म आया है ईडब्ल्यूएस। इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, मैं लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, इसे जानते रहो। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति जिसे कहते हैं। एसटी मतलब होता है कि शेड्यूल ट्राइब्स, यानी अनुसूचित जनजाति जिसे कहते हैं। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है ना, यानी आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन मतलब वर्ग। और ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ये जो है श्रेणियां हैं। अब इसमें एसटी का दर्जा इनको दिया गया है, यानी कि एसटी को जो भी मिलने वाला, एसटी कम्युनिटी को जो भी मिलने वाला आरक्षण होगा, लाभ होगा, सरकार की योजनाएं होगी, उन सब का लाभ हम इन्हें मिल सकेगा। किसे? हट्टी कम्युनिटी को। हट्टी कम्युनिटी दोस्तों वर्तमान समय में बात करें तो 3 लाख की आबादी वाला एक बड़ी जनसंख्या रखता है, समझ लो 154 पंचायत क्षेत्रों में ये रहता है हिमाचल प्रदेश में। 2011 में जब जनगणना हुई थी तब के टाइम पर 2.5 लाख थी, है ना। हालांकि अभी नई जनगणना तो रिलीज नहीं की गई है, ऑफिशियल डाटा जो आएगा जिसको ऑथेंटिक माना जाएगा अगले 10 सालों के लिए, लेकिन मोटा माटी सर्वेज वगैरह के अनुसार 3 लाख माना जा रहा है कि अभी वर्तमान में जनसंख्या होगी इनकी। तो अब ये एसटी में गए, इसके लिए संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया था 4 अगस्त 2023 को, ठीक है। उसी के तहत हिमाचल प्रदेश ने इन्हें घोषित किया है। आगे, अब हिमाचल प्रदेश आया है। पिछले दिनों में हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर के क्या क्या क्वेश्चन आए थे उनको रिकॉल करेंगे। जैसे राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना इन्होंने शुरू की, अभी सपनों का संचय ऋण योजना शुरू किया गया था। हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम किया गया था, इंपॉर्टेंट है। सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा करने वाला ये पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। स्पीति घाटी की महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि को भी मंजूरी दी थी। हिमाचल प्रदेश अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। धर्मशाला, शिमला यहाँ की राजधानी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ के सीएम, शिव प्रताप शुक्ला जी यहाँ के गवर्नर हैं। अभी शायद 2 दिन पहले ही मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बताया हुआ था, तो इसलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला, एडिडास ने कहां पर चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो एडिडास जो है ये चीन में एशिया का पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किया था, लेकिन चीन के बाहर एशिया में पहली बार, मतलब चीन को अगर छोड़ दें तब एशिया में और कहां पर खोलने की घोषणा कर रहा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थापित किया जाएगा एडिडास का ये पहला वैश्विक क्षमता केंद्र। तो ये वैश्विक क्षमता केंद्र यानी ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर इसका होगा, जिसके जरिए ये विश्व भर में अपना परिचालन कर सकेगा, एडिडास के शूज वगैरह को ये पहुंचा सकेगा। तो चेन्नई तमिलनाडु में आ रहा है, तो समझो बड़ी एफडीआई के रूप में ये शामिल होगा, ठीक है ना, एफडीआई भी आएगा। एडिडास जो है ये जर्मन कंपनी है और जर्मनी के बेवेरिया में हर्जोन जेनेरॉच में इसका हेडक्वार्टर है। 1924 में स्थापना हुई थी। थॉमस राबे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला है, हाल ही में किस न्यायमूर्ति को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में संजीव खन्ना जी को, जस्टिस संजीव खन्ना को नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव खन्ना कौन है? संजीव खन्ना वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, या कहें कि
न्यायाधीशों की बात करें तो न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं अगर मुख्य न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए तो जो भी इस पद पर होता है, मतलब कि जो भी सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसे ही ये कमान मिलती है बाय डिफॉल्ट। तो ऐसे ही अब नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, क्योंकि ये दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं अगर मुख्य न्यायाधीश को जोड़ा जाए तो, और वैसे केवल न्यायाधीशों की बात की जाए तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 33 न्यायाधीश होते हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होता है। टोटल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछी जाए तो आप 34 बताएंगे। चौंकिए मत, एक ही सुप्रीम कोर्ट में ये जजेस की संख्या है। 25 दिसंबर को दोस्तों एस के कौल रिटायर हुए और उसके बाद अब ये बचे सबसे वरिष्ठ। तो जब ये बचे तो अब इनको नियुक्त कर दिया गया नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष। नालसा क्या है? नालसा जो है इसका मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। ये बहुत सारे लेवल्स पर ना, अलग अलग लेवल पर लोक अदालतों का आयोजन करता है और ये भी केसेस का निपटारा करने का प्रयास करता है और फ्री में, है ना। मतलब ऐसा कहा जाता है कि फ्री में जो है ये गरीब हुए या कुछ ऐसा कोई जिसकी प्रॉब्लम्स रहती है उनके केसेस को, जो छोटे मोटे केसेस रहते हैं उनको ये सुलझा देता है छोटे ही स्तर पर। ठीक है, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ये एक वैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान रखिएगा। नालसा के अध्यक्ष अब कौन होंगे? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला है, हाल ही में डिजिटल शेंजेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन बना? तो ये बन गया है फ्रांस। फ्रांस ने अभी हाल ही में डिजिटल शेंजेन वीजा जारी करने की घोषणा की है। तो इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं डिजिटल शेंजेन वीजा क्या है, वीजा क्या होता है, और यूरोपीय संघ देश का ये पहला देश कैसे बन गया है। तो शेंजेन वीजा तो आप पहले ये समझो कि यूरोप में कुछ कंट्रीज का ग्रुप है और उन ग्रुप्स को कहते हैं शेंजेन क्षेत्र। तो जो शेंजेन क्षेत्र है उनमें ये वीजा जारी किया गया है और 70,000 वीजा जो है ये जारी करने का निर्णय लिया गया है। ऐसा क्यों? तो इसके लिए पहले आपको वीजा समझना होगा, वीजा होता क्या है। देखो, जब भी आपको ना एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तब आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना होता है अपने गवर्नमेंट से, अपने देश से अप्रूव करा करके, जिसे कहते हैं हम लोग पासपोर्ट, है ना। फिर आपको जिस देश में जाना है उस देश की गवर्नमेंट से भी एक डॉक्यूमेंट अप्रूव कराना पड़ता है कि किस पर्पज से जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्या काम का है आपको। तो उस डॉक्यूमेंट को जिसके लिए, मतलब जिस देश में जा रहे हो वहां पर पहुंचने के लिए उस गवर्नमेंट के, उस अथॉरिटी से जो आप डॉक्यूमेंट का अप्रूवल लेते हो उसको कहते हैं वीजा, है ना। अब बहुत सारे देश जो है वीजा फ्री है, एक्सेस है, तो वहाँ के लिए नहीं लगेगा। जैसे नेपाल जाने के लिए आपको वीजा नहीं जरूरत है, थाईलैंड वगैरह भी अभी ऑन ऑफ किए हुए हैं वीजा भारत के लिए। ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जो वीजा ऑन अराइवल है, मतलब आप पहुंच जाओ तो उसके बाद जा करके वहाँ वीजा बनवा लो, ऐसी सुविधाएं भी देते हैं। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है रिलेशंस पर। तो ये आपको वीजा और पासपोर्ट समझ में आ गया। पासपोर्ट आपको अपने देश से बनवाना है, वीजा आपको जहां जाना है वहां से बनवाना है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांस जो है ओलंपिक की मेजबानी कराने जा रहा है। आपको पता होगा पेरिस ओलंपिक लगा हुआ है, पेरिस ओलंपिक जो है 2024 में होने वाला है। तो ऐसे में लोगों को ये भीड़ बुलाए कैसे, जुटाए कैसे? बहुत सारे लोग तो वीजा की वजह से भी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में ये कहे हैं कि हम डिजिटली शेंजेन वीजा जारी करेंगे, 70,000 वीजा। तो ये शेंजेन जो क्षेत्र होगा ये मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज का जो क्षेत्र है इनमें इनको विश्वास है कि चलो ठीक है, यहाँ पे आतंकवादी टाइप के लोग या फिर ऐसे कोई घटनाएं करने वाले उतना नहीं आ पाएंगे, आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये लोग 70,000 तक जो है डिजिटल शेंजेन वीजा जारी करने के लिए रेडी हो गए हैं। मतलब ज्यादा कुछ इसमें चेकिंग वगैरह नहीं की जाएगी, अप्रूव कर दिया जाएगा बड़े आसानी से। तो शेंजेन वीजा जो है ये, इसकी खास बात एक और ये भी होती है कि ये 90 दिनों से कम या उसी के आसपास के लिए ये होता है। जर्मनी या अन्य शेंजेन देशों की यात्रा करने को अधिकार देता है। अब बारी आई है फ्रांस की, तो हम लोग फ्रांस को भी देखेंगे। लेकिन वर्ल्ड मैप में देखिए, सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है यूरोप में, तो यहाँ से इधर होते हुए आप आ जाओगे यूरोप में। यूरोप में ही आपको ये दिख जाएगा एक बड़ा सा देश है फ्रांस, ये रहा। ठीक है ना, तो ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। अब पेरिस से दो चार चीजें आप याद रखना।
पहली बात तो ये कि पेरिस में ओलंपिक होने वाला है 2024 में, है ना। दूसरी बात, पेरिस में हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, और ही साथ FATF का, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में अभी पीएम मोदी को इनवाइट किया था, फिर वहां पर इसने अपना सर्वोच्च सम्मान जो है वो पीएम मोदी को दिया। बदले में पीएम मोदी जी ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और पीएम मोदी दोनों 2018 में एक अवार्ड शेयर किए थे। दोनों ने एक अवार्ड जीता था, चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड 2018 के लिए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो पश्चिम बंगाल का ही उत्पाद है काला नूनिया चावल, सुंदरबन शहद और कादिल साड़ियाँ। ये सभी को अभी जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कई प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग, बेसिकली 4 प्रोडक्ट मुख्यतः है जिनमें। तो यहाँ पर सुंदरबन का शहद है, जलाई जिले से काला नूनिया चावल है, और तंगेल, गरुड़ और कादियाल साड़ियाँ यहाँ पर शामिल हैं। इनको जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग जो है इसको समझो, जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर किसी प्रोडक्ट की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया फेमस होने लगता है, वो प्रोडक्ट की ख्याति बढ़ने लगती है, तो सरकार भी चाहती है कि उस प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई यूनिकनेस है भाई, तभी तो फेमस हुआ है, तो उस यूनिकनेस को क्यों ना ग्लोबल ब्रांडिंग की जाए। इसके लिए भारत सरकार उसको जीआई टैग दे देती है। तो इससे कई सारे फायदा होते हैं। एक तो उसके जो किसान होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है डायरेक्टली, क्योंकि वो बढ़िया अमाउंट पर उनको मिल जाता है, बेच सकते हैं, बढ़िया मार्केट मिल जाती है। दूसरा, वहाँ की एक पहचान बढ़ जाती है ना। तो और साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग रुक जाती है। तो इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग देना कब से शुरू हुआ? तो इसके लिए बिल लाया गया था दोस्तों 1999 में, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए। और फिर ये बिल जाकर के एक्ट बनता है यानी कि कानून बनता है, नियम बनता है 2003 में। लेकिन पहला प्रोडक्ट दार्जिलिंग की चाय 2004 में, दार्जिलिंग की चाय को पहला प्रोडक्ट बनता है जिसे मिलता है जीआई टैग, और दार्जिलिंग की चाय भी यहीं पश्चिम बंगाल की ही थी। हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो देखो, जब भी रानी दुर्गावती जी का नाम आए ना, तो तुरंत आप एमपी लगा देना, क्योंकि ये एमपी की ही थी। तो मध्य प्रदेश में ही ये समझिएगा। तो रानी दुर्गावती, चाहे अभी नेशनल पार्क को मंजूरी दी गई है, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनने जा रहा है, उसको चाहे मंजूरी दी गई है, चाहे अभी यहाँ पर अन्न प्रोत्साहन योजना को। तो मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती के नाम से जो भी योजनाएं या जो भी चीजें आएंगी, आप मध्य प्रदेश समझिएगा। तो यहाँ मध्य प्रदेश आप लगा दो। अब बात करते हैं रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की। तो इसके तहत प्रति किलोग्राम पर 10 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी सरकार के द्वारा। यही है ये योजना, है ना। तो यानी कि जबलपुर में जब इन्होंने ये शुरू किया, तो इसमें भी बताया किसान जो है ये मोटे अनाज का उत्पादन करें, और प्रति किलोग्राम जब उत्पादन करेंगे तो उनको 10 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का यही उद्देश्य है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। चूंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, उन 5 राज्यों में एक राज्य मध्य प्रदेश भी था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट आई। तो मध्य प्रदेश में सीएम बनाए गए मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण से ये विधायक है। उप मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश का राजेंद्र शुक्ला को और जगदीश देवड़ा को। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी बनाए गए। बीजेपी पार्टी जो है ये चुनाव जीती थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर चुनाव हुआ, 163 सीटें बीजेपी ने जीता, कांग्रेस पार्टी ने 66 सीटें जीती। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे हुए थे। ओके, यहाँ पर स्टैटिक देख लो, मध्य प्रदेश यहाँ पर दिखेगा आपको, भोपाल इसकी राजधानी है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। ये सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला स्टेट है, 12 नेशनल पार्क है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा टाइगर भी यहीं पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट की भी दर्जा दिया गया, उपाधि दी गई है। टाइगर स्टेट का भी इसे दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। भोजताल साखी सागर झील यहाँ पर है। मटकी नृत्य, कर्मा नृत्य, तितली नृत्य, अभी तानसेन नृत्य महोत्सव मनाया गया, तानसेन नृत्य महोत्सव, है ना। तानसेन समारोह 99वां था तानसेन महोत्सव। तो 99वां तानसेन महोत्सव में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, 1500 तबला वादकों ने आकर के तबला बजाया था, ठीक है जी। आगे, हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख पाया गया? तो 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख दोस्तों अभी पाया गया है कहां पर? गोवा में। ये कदम्ब शिलालेख
कदम्ब आप कुछ वो जो फल होता है वो मत समझिएगा। कदम्ब एक डायनेस्टी थी, एक वंश चला करता था, कदम्ब वंश दक्षिण भारत में। तो उसी का एक मिला हुआ है ये शिलालेख, है ना, कदम्ब शिलालेख। तो कदम्ब शिलालेख जो है ये दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में मिला हुआ है। ये कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषा में लिखा गया है और ये था 10वीं शताब्दी का। तो मतलब आप सोचो कि 10वीं शताब्दी के दौरान कन्नड़ और संस्कृत जो है ये काफी मेलजोल रखती थी आपस में, मतलब यहाँ पर विविधता भी दर्शाती है तब से। तो ये मंडला क्षेत्र पर शासन करने वाले तलारा नवैया के शासनकाल के दौरान ये शिलालेख लिखे गए बताते हैं। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का ये लोग वर्णन करते हैं इस शिलालेख में, जिसमें बताया जाता है कि 960 ईस्वी में कदम्ब शास्ता देव जो हैं ये गोवा के चंदावर शहर पर कब्जा करके एक विजय हासिल किए थे। वही विजय के बारे में इस शिलालेख में लिखा गया है। तो गोवा में ये प्राप्त किया गया है कदम्ब शिलालेख। अगला, हाल ही में किस राज्य या किन शासित प्रदेश की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। नाम से ही स्पष्ट है, आवाम मतलब जनता, जनता से जनता के लिए ये पोर्टल है। तो ये पुलिस ने लॉन्च किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुलिस जो है वो चाहती है आम नागरिकों से कनेक्ट होना। तो आम नागरिकों से कनेक्ट होना चाहती है, इसके लिए ये आम नागरिकों को बेहतर समझना चाहती है। सार्वजनिक उनकी जो जरूरतें हैं, जो चिंताएं हैं, जो मांगे हैं, उनको ये समझना चाहती है और उन सब से रिलेटेड यहाँ पर ये पोर्टल लॉन्च किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों से यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकता है, शिकायत की स्थिति भी ट्रैक कर सकता है और कोई अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहता है उससे रिलेटेड तो वो भी कर सकता है। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया हुआ है, ठीक है ना, लॉन्च। आगे अगला है, हाल ही में किसे सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं दोस्तों राम मोहन राव। एक्चुअली में इनका पूरा नाम है गोविंदयापल्ली राम मोहन राव। तो ये जो है सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में ये अपना पद ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, सेबी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये, नॉट चेयरमैन, ठीक है ना। चेयरमैन मत समझना, चेयरपर्सन अभी भी माधवीपुरी बुच जी हैं जो कि फर्स्ट वीमेन हैं सेबी की अध्यक्ष बनने वाली, तो वो अभी भी हैं। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना, गोविंदयापल्ली राम मोहन राव। ये 3 सालों के लिए नियुक्त किए गए हैं। सेबी के बारे में अगर बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी धोखाधड़ी या जो भी शिकायतें आती हैं उन सब का निपटारा करना, उन पर पूरा कंट्रोल करना या उनको रेगुलेट करना, सारा कुछ जिम्मेदारी सेबी के हाथों में रहती है। 1988 में स्थापना की गई थी, लेकिन इसको 1992 में पावर मिली अच्छे से। मुंबई में हेडक्वार्टर है और माधवीपुरी बुच जी पहली महिला यहाँ की करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। क्लियर है जी। चलिए, ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किताब जो है इसको ले डालिए फटाफट से, अमेजन पर जाकर के ऑर्डर दीजिए और अब आपको जल्दी ही डिलीवर होगा, क्योंकि बीच में जो स्ट्राइक वगैरह चल रही थी वो स्ट्राइक समाप्त हो गई है। तो जब समाप्त हो गई है तो अब अमेजन वाला भी जो है जल्दी जल्दी पार्सल डिलीवर करने की डेट दिखा रहा है, वरना ऑटोमेटिकली ये डिले कर दे रहा था। तो अमेजन पर ये पुस्तक अवेलेबल है और पुस्तक के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया ही हुआ है। बाकी जाकर के आप अमेजन पर रेटिंग वगैरह, रिव्यू वगैरह सबके पढ़ लेना, आपको वैसे ही पता चल जाएगा किताब के बारे में क्या कुछ खास है इसमें। दूसरी एक बहुत ज़्यादा जरूरी बात है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ सोल्ड बाई एमजेटी एजुकेशन लिखा रहेगा। तो सोल्ड बाई जो एमजेटी एजुकेशन लिखा है वहीं से आपको परचेज करना है, तभी आपको 199 में मिलेगा। कल कुछ शिकायतें आ रही थी कि सर 299 में मिल रहा है, 365 मिल रहा है। तो भाई देखो, जो लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सयाने होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, वो कुछ स्टॉक बना करके रखे रहे और फिर वो बाद में सेल करने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग लिस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, 365 350 में। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है सोल्ड बाय एमजेटी एजुकेशन देख करके लेना, तभी आपको 199 में मिलेगा और 199 में ही यहाँ पर मिल रहा है। इससे नीचे आपका नहीं मिलने वाला है, ना ही इससे ज़्यादा मैं देने वाला हूँ। इससे एक भी रुपया ज़्यादा नहीं किया जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। तो इसीलिए आपको सोल्ड बाय एमजेटी एजुकेशन देख करके ही लेना है। तो धोखेबाजों से आप सावधान रहिए। और ख़ास बात यह भी है कि और किसी को मैंने स्टॉक दिया भी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर 365 या 350 299 आप पे करें और आप तक किताब पहुँचे भी ना, है ना। ये ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर केवल मेरे ही पास से जा रही है किताबें जो जा रही हैं।
कल मैंने एक जो क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका आंसर देख लेते हैं। कल मैंने पूछा था महारानी मार्गरेट द्वितीय जो है पद त्याग कर दी हैं, डेनमार्क के नए राजा कौन बनेंगे? किंग फेडरिक बनेंगे। राजस्थान की चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय किया गया है। इसके अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज जो है 25 लाख तक की दी जाती है। आज आपको क्या बताना है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इस दिन की शुरुआत कब से हुई, मतलब ये मनाया जाना कब से शुरू हुआ? दूसरा, अभी जो पुस्तक आई थी राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इसके लेखक कौन है? दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।